नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने सब्जेक्ट के एक नए पोर्शन में। एक नया पोर्शन इसीलिए कि अभी तक हमने हमारे सब्जेक्ट में जितने भी यूनिट में जितने भी कंटेंट डिस्कस किए, कह सकते हैं वो हमारे सब्जेक्ट का एक पार्ट कहलाता है। जहां स्टार्ट आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से किया और फिर 9 मंथ की कंप्लीट नॉर्मल प्रेगनेंसी को पढ़ना, उस नॉर्मल प्रेगनेंसी का लेबर के रूप में कंप्लीट होना, लेबर के बाद में एक और लाइफ का टाइम पोस्टपार्टम लाइफ को जीना, ये एक पूरा दौर था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट सामने प्रेजेंट है, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल भी है, देखें उसे। हेडिंग दी गई है डिजीज इन ऑप्स। जहां पहली क्लास में आपको ऑप्स का मीनिंग समझाया गया था कि ऑप्स का मीनिंग प्रेगनेंसी होता है, तो हेडिंग का मतलब हो गया डिजीज इन प्रेगनेंसी। अभी तक के सारे पोर्शन में हमने नॉर्मल प्रेगनेंसी और वो समय पूरा जिया था, और अब इस यूनिट में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे सारी इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक फीमेल को प्रेगनेंसी वाले ड्यूरेशन में होती है। काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ी बड़ी और वेटेज वाली ये हमारी यूनिट है। तो आइए शुरुआत करें इस नई यूनिट की, नए दौर की, और देखें एक प्रेग्नेंट फीमेल जब डिजीज वाले एरिया में जाती है तो वहां पे कितनी प्रकार से प्रेजेंटेशन अवेलेबल होता है। इस सीरीज में सबसे पहले जिस डिजीज को लेकर अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो अपने आप में बीमारियों का एक ग्रुप बना हुआ है। नाम है उसका, सामने बोर्ड पे देखें, अर्ली हेमरेज। प्रेगनेंसी वाली लाइफ में इस हेडिंग के साथ में एक नया बीमारियों का ग्रुप आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं बोर्ड पर लिखे इन दो शब्दों का मतलब। फर्स्ट वन अर्ली एंड नेक्स्ट वन हेमरेज। अर्ली जो सामने बोर्ड पे अवेलेबल है वो इंडिकेट करवाता है एक टाइम ड्यूरेशन, जिससे हमें आइडिया रहे कि इस ड्यूरेशन से पहले अर्ली टाइम है, इस ड्यूरेशन के बाद में लेट वाला टाइम है। तो वो ड्यूरेशन डिसाइड करने वाले कंटेंट का नाम है वायबिलिटी। हम अपने सब्जेक्ट में वायबिलिटी टर्म से परिचित हैं, इंट्रोड्यूस हैं। वायबिलिटी जो 22 वीक इंटरनेशनल लेवल पे आना स्टार्ट होती थी, उससे पहले का जो टाइम है वो कहलाता है अर्ली पीरियड। तो यहां इस अर्ली जो सामने की तरफ अपने पास कंटेंट अवेलेबल है, इसका मीनिंग बोलेंगे अर्ली इंडिकेट बिफोर वायबिलिटी। बिफोर वायबिलिटी, और आप ब्रैकेट में वीक मेंशन करना चाहें तो लेस देन 22 वीक बिफोर वायबिलिटी। यहां पे ऐसी कंडीशन जो प्रेग्नेंट मदर को डिजीज के तौर पे आ गई 22 वीक से पहले, उन बीमारियों को लेकर डिस्कस करेंगे। अर्ली में अब डिस्कस कौन सी बीमारी करनी है, तो नाम लिखा हुआ है हेमरेज। ये हेमरेज वो जनरल हेमरेज नहीं है कि आंख से ब्लीडिंग हो गई, नाक से हो गई, कान से हो गई, हाथ से हो गई, पैर से हो गई। ये हेमरेज जो ब्लीडिंग है पर्टिकुलर इंडिकेट करता है वेजाइनल ब्लीडिंग को। यहां इस सब्जेक्ट में हेमरेज का मीनिंग है वेजाइनल ब्लीडिंग। लिखते हैं उस कंटेंट को, तो हेमरेज का मीनिंग अपने पास सामने मेंशन करवा दिया मैंने, वेजाइनल ब्लीडिंग। तो अब अंडरस्टैंड करें कि हम बीमारी के कौन से ग्रुप को लेकर प्रेजेंट होने वाले हैं। हम बताने वाले हैं प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ में होने वाली वेजाइनल ब्लीडिंग जो 22 वीक से पहले हो जाती है। अब यहां पे कुछ जानने वाली बात कि यदि ब्लीडिंग 22 वीक से पहले हो गई, उस समय हो गई जब बच्चे को वायबिलिटी नहीं आई थी। एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए वेजाइनल ब्लीडिंग होना बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे की जान को खतरा बन गया है। और बच्चे की जान को खतरा ऐसे समय बन गया जब उसमें वायबिलिटी भी नहीं आई थी, तो कंडीशन और वर्स है। मतलब एक लाइन में जवाब,
बच्चे के बचने की संभावना ज्यादा है या मरने की, तो वहां पे अपन जवाब देंगे बहुत ज्यादा संभावना है बच्चे के मरने की, क्योंकि उसे ऐसे समय में बीमारियां आ गई जिस समय उसमें खुद में वायबिलिटी नहीं आई थी। तो अर्ली हेमरेज के अंदर भी कुछ बीमारियां इंक्लूड होती है। उन सभी बीमारियों में एक कॉमन चीज हमारे माइंड में अवेलेबल होनी चाहिए, और वो ये कि हर बीमारी में बच्चे के बचने की संभावना एकदम नगण्य है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। बच्चा मरेगा ही मरेगा। इस अर्ली हेमरेज में अपने अंदर भी बीमारियां शामिल हैं। कौन कौन सी बीमारियां उन्हें देखते हैं। उन तीनों में कॉमन क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग। और क्या कॉमन होगा? 22 वीक से पहले। तो आते हैं आज के कंटेंट को लेकर के कि अर्ली हेमरेज ऑफ प्रेगनेंसी में कितनी बीमारियों को इंक्लूड किया गया है। तो इस बीमारी में टोटल 3 कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं। वो अपने पास कौन कौन से हैं, नाम मेंशन करता हूं बोर्ड पे। बहुत ही फेमस कंडीशन अबॉर्शन, नेक्स्ट वन कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड लास्ट वन कंडीशन मोलार प्रेगनेंसी। मीन टोटल 3 डिजीज कंडीशन। टोटल 3 डिजीज कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है अर्ली हेमरेज के अंदर। नाम है उनके अबॉर्शन, एक्टोपिक और मोल। अबॉर्शन जहां बहुत फेमस है, कई मायनों में अपने पास अवेलेबल भी रहता है, हमें इंफॉर्मेशन भी होती है इनके बारे में। तीनों अर्ली हेमरेज का डिसऑर्डर है। तीनों में बच्चे के बचने की संभावना नहीं है। बच्चा बचता है तो बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन, मर जाता है तो बोलते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट या प्रेगनेंसी लॉस। यहीं से आपका फर्स्ट एमसीक्यू सामने बोर्ड पे आ रहा है। हर टॉपिक ओबीजी में या किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा पढ़ा जाए जो हर 2-3 मिनट बाद अपने बारे में एक कंपटीशन का एमसीक्यू बताया जाए। तो ऐसे एमसीक्यू लेकर प्रेजेंट है ये 3 नाम। और क्या वो एमसीक्यू है? वो ये कि होने को अपने पास सामने 3 डिजीज कंडीशन इंक्लूड होती है, पर इनमें इंसिडेंस देखें तो अबॉर्शन का वेटेज है लगभग 95 to 97%। कहने का क्या मतलब? 22 वीक से पहले प्रेग्नेंट फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो 3 कारण हो सकते हैं, और उनमें 95% कारण क्या है? अबॉर्शन। तो आपको बोलें मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ? अबॉर्शन। और मोस्ट कॉमन कॉज अबॉर्शन है और यहां बच्चे के बचने की संभावना नहीं है, तो बोलेंगे प्रेगनेंसी लॉस। और यह प्रेगनेंसी का लॉस अर्ली में हो रहा है या लेट में? तो मैं सिखा रहा हूं अर्ली मतलब 22 वीक से पहले हो रहा है तो अर्ली में। तो यहां से बनने वाला एमसीक्यू ये है, बड़े कान खोल के सुनिएगा, जवाब उसका अबॉर्शन है। स्टेटमेंट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। यूं का यूं स्टेटमेंट सामने छपके ना आ जाए तो मुझे आप चैलेंज कर देना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, आंसर विल बी अबॉर्शन। लैंग्वेज लिखता हूं, लैंग्वेज आएगी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। तो क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है इसीलिए इसको पढ़ा भी ज्यादा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, आंसर क्या हो गया? अबॉर्शन। और ये मेरे पास आज के चैप्टर से फर्स्ट एमसीक्यू। अब आगे पढ़ने को तीनों पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 95% अबॉर्शन है तो वही पढ़ेंगे, बाकी रिमेनिंग जो कंडीशन है एक्टोपिक और मोल उन्हें भी डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक जनरल सा मैं आपको और इंस्ट्रक्शन बताता हूं, 2 इंस्ट्रक्शन बताऊंगा और वहां से भी अपना अगला एमसीक्यू अवेलेबल होने वाला है। और वो चीज क्या है? वो ये कि ये जो तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन, उन तीनों में किए जाने वाले इंटरवेंशन कॉमन होते हैं। उन इंटरवेंशन को नाम दूंगा मैं इनिशियल और डेफिनेटिव। इनिशियल का मतलब ऐसे पेशेंट को देखते ही सबसे पहले क्या करना है। डेफिनेटिव का मतलब ऐसे सभी पेशेंट का पक्का इलाज किससे होगा।
तो दोनों को लेके बात करता हूं, नाम मेंशन करता हूं। तीनों को जब हम मैनेज करेंगे डिटेल में अंदर जा करके, तो वहां पे दोनों लाइन तैयार रहे। फर्स्ट लाइन आप बोलें, तीनों कंडीशन के लिए इनिशियल इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन के लिए डेफिनेटिव इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। तो उस कंडीशन का जवाब अपन देते हैं सामने की तरफ। गौर फरमाइएगा कि वो आंसर क्या होने वाला है। इनिशियल, जैसा कि इन तीनों में बताया गया, फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, तो आपको बड़ा कॉमनली सोच के चलना है कि हमारे पास, हमारे सामने, हमारे यूनिट में, हमारे हॉस्पिटल में, हमारी इमरजेंसी में, हमारे गायनिक वार्ड में, हमारे सीएचसी पे यदि एक ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल आ गई वेजाइनल ब्लीडिंग को लेकर के, तो धर्म बनता है सबसे पहले जा करके उस ब्लीडिंग को मैनेज करने के लिए फीमेल को सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाएं। सैनिटरी पैड अवेलेबल करवाने के दो फायदे हैं, एक तो इंफेक्शन कंट्रोल, और सेकंड वन, पर्टिकुलर मदर ने कितने सैनिटरी पैड यूज किए, उससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि उसे ब्लीडिंग कितनी हो रही थी। पिछले पोस्टमार्टम में मैंने आपको सैनिटरी पैड मेजरमेंट करके ब्लीडिंग असेस करने का मेथड बताया था, तो यह काम यहां भी करना है कि गर्भवती महिला वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आए, उसे सैनिटरी पैड दें, जिससे आप क्या कर पाएंगे, ब्लीडिंग का असेसमेंट। यह अपना इनिशियल इंटरवेंशन है, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग बाय सैनिटरी पैड काउंटिंग। लाइन बोर्ड पे लिखता हूं, इनिशियल इंटरवेंशन क्या बता रहा हूं मैं, हमें क्या करना है, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग बाय पैड काउंटिंग। फीमेल को पैड अवेलेबल कराएं और उसने कितने यूज किए, उसके बेस पर आप उसका ब्लीडिंग असेसमेंट बताएं। ये आज के लेक्चर के शुरुआत के 15 मिनट से बनने वाला सेकंड एमसीक्यू। जैसा आपको याद हो मेरा तरीका, हर टॉपिक के अंदर कितने एमसीक्यू बनते हो गिना करके ही मैं जाता हूं, तो ये अपने पास आज के लेक्चर का सेकंड एमसीक्यू सामने बोर्ड पर आ गया है। और एमसीक्यू इस प्रकार से आएगा, व्हाट विल बी बेसिक नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द केस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी हेमरेज। आंसर, असेसमेंट ऑफ ब्लीडिंग बाय पैड काउंटिंग। नेक्स्ट वन, डेफिनेटिव इंटरवेंशन की बात करें यहां पे, तो यहां डेफिनेटिव इंटरवेंशन क्या करेंगे उसको सुने, क्योंकि हमें पता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा अब जिंदा नहीं बचा है, तो इस मरी औलाद को जितना जल्दी हो सके कैविटी से बाहर निकालो, क्योंकि एक मरा बच्चा अंदर पड़ा रहेगा तो डेड फीटस सिंड्रोम एक नाम होता है, वो डेवलप कर सकता है। एक मरा हुआ चीज, वेस्ट प्रोडक्ट मदर को और सेप्टिसेमिक बना सकता है। जितना जल्दी हो सके बच्चे को बाहर निकालो, मतलब कैविटी खाली करो। और कैविटी खाली करने के कई मेथड होते हैं, डीएनसी करा तो सर्जिकल मेथड, एमटीपी की गोलियां दे दी तो मेडिकल मेथड। चाहे यूज लो मेडिकल मेथड या यूज लो सर्जिकल मेथड, करना क्या है, यूटेराइन कैविटी को खाली करना है। क्यों खाली करना है, क्योंकि उसके अंदर जो फीटस है वो डेड हो चुका है। तो डेफिनेटिव इंटरवेंशन का नाम है कैविटी खाली करना, एम्प्टी कैविटी। और यह करने के लिए आप ले सकते हैं दो जुगाड़, या तो ले लें मेडिकल मेथड या ले लें सर्जिकल मेथड। तो ये अपने पास एक जनरल सी बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंडीशंस अंडर अर्ली हेमरेज ऑफ प्रेगनेंसी। यहां पे एक मजेदार बात बताऊं, बहुत अच्छा एमसीक्यू बना भी है, गाइड में आपको मिलेगा भी, जो आप गाइड सॉल्व करते हैं। भोपाल एम्स में भी आया था, जिपर पांडिचेरी में भी आया था, अर्ली और लेट को लेकर के। आज अपन अर्ली हेमरेज पढ़ रहे हैं, तो कभी ना कभी 5-6 दिन बाद लेट हेमरेज भी आएगा। जहां अर्ली हेमरेज में फर्स्ट इंटरवेंशन ब्लीडिंग असेसमेंट होता है, वहीं लेट हेमरेज में क्योंकि वायबिलिटी आ जाएगी, मैं बताऊंगा आपको, वहां बच्चे की धड़कन सुनना मेन इंटरवेंशन होगा। यहां बच्चे की धड़कन सुनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा जिंदा नहीं है। लेट हेमरेज में वायबिलिटी आ गई, बच्चा जिंदा है, तो वहां असेसमेंट से भी पहले क्या सुनेंगे, धड़कन।
तो लेट के अंदर क्या होगा, इंटरवेंशन ऐसे ही रहेंगे, पहला दूसरा, इनसे ऊपर क्या आ जाएगा, FHR असेसमेंट। पर यदि अर्ली की बात करें जो चल रही है, उसमें इंटरवेंशन का प्रोटोकॉल यही रहेगा। तो एक बार फिर आपको इस शुरुआत के 15 मिनट में दिए गए ज्ञान का विस्तार का दोबारा समरी करना चाहें तो हम आ गए हैं बीमारियों के दौर में। बीमारी के दौर में पहला सामना होगा हमारा अर्ली हेमरेज से। यहां बताई जाएगी वो सारी कंडीशन जिनमें 22 वीक से पहले फीमेल को वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है। सबसे बड़ा लॉस ये है कि वायबिलिटी नहीं आने से बच्चे की मौत निश्चित बन जाती है। उस कैटेगरी में 3 महानुभाव उतर के आते हैं, जहां पे मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो लेके चला जाता है हमारा अबॉर्शन, 95 to 97%। यही हमारा पहला MCQ है कि यही मोस्ट कॉमन कॉज है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का। इन तीनों के लिए कॉमन किए जाने वाले 2 इंटरवेंशन, एक का नाम इनिशियल, एक का नाम डेफिनेटिव। शुरुआत करनी है, बहते खून की धारा को देख के संभालने के लिए पैड दिया और काउंट कर लिए, पक्के इलाज के तौर पे मरे बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब आते हैं आगे, 1 by 1 डिस्कस करेंगे तीनों कंडीशन को, फर्स्ट अबॉर्शन, सेकंड ऑक्टोपिक, थर्ड मोलार, और उस कैटेगरी में हमारे पास सबसे नंबर 1 जो अवेलेबल है ऑन योर स्क्रीन, अबॉर्शन। पहली डिजीज कंडीशन जो कि मोस्ट कॉमन है, 95 to 97% वेटेज रखती है, ना केवल थ्योरी में, इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, उसको लेकर हम बात करना शुरू करेंगे अबॉर्शन के लिए। तो अबॉर्शन को बड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाएगा 2-3 लेक्चर्स के अंदर, बड़ा पोर्शन है। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन और इंसिडेंस से। अबॉर्शन की परिभाषा क्या होगी और इसका इंसिडेंस क्या है। अबॉर्शन बड़ा इजी डेफिनेशन है, पहले भी टर्मिनोलॉजी में आ चुका है, गठपाल में भी पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा लाइन होता है इसके लिए। पहला मुझे यह बताएं कि अबॉर्शन में प्रेगनेंसी मेंटेन रही कि टर्मिनेट हो गई। तो अपन पढ़ रहे हैं 22 वीक से पहले हुआ है तो बच्चा तो नहीं बचेगा, तो डेफिनेशन आएगी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और वो टर्मिनेट क्यों हो रही है, क्योंकि वायबिलिटी नहीं आई थी। तो जोड़ दे बिफोर वायबिलिटी। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया भी है कि इंटरनेशनल वायबिलिटी में 22 वीक करने लग गए हैं 20 वीक की जगह, क्योंकि क्या ऐड किया था अपन ने, 500 ग्राम वजन। तो परिभाषा में यह भी जोड़ दें, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी, फीटस वेट लेस देन 500 ग्राम, क्योंकि 500 ग्राम होता है 22 वीक पे, तो 22 वीक से पहले कैसा होगा, 500 ग्राम से कम। तीनों को इंक्लूड करके अबॉर्शन खुद को डिफाइन करता है। आइए जो ये खुद को डिफाइन कर रहा है, हम भी इसको लिखने में इसकी मदद कर दें। क्या बोल के गया डेफिनेशन में, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बड़े दुख की बात है कि माताराम गर्भवती नहीं रही, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये वाला कांड इसीलिए हुआ क्योंकि वायबिलिटी नहीं आई थी तो बोल दिया बिफोर वायबिलिटी। और वायबिलिटी आजकल जवान हो गई है, 22 वीक पे आने लग गई है, मतलब बच्चे का वजन 500 ग्राम से कम था। तो बड़ी सिंपल सी। कई बार जब बहुत सरल पेपर भी होते हैं, एम्स लेवल की बात नहीं कर रहा, CHO लेवल की ही कर लो, तो वहां पे अबॉर्शन की डेफिनेशन से भी MCQ बनने की पूरी गुंजाइश रहती है, जहां पे ये 500 ग्राम का इंडिकेशन या फिर बिफोर वायबिलिटी वाला स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि अबॉर्शन की डेफिनेशन में वेट कितना इंक्लूड किया गया है। सरल परिभाषा है, आगे चलते हैं, बात करते हैं लॉजिस्टिक थोड़ी सी इंसिडेंस में। इंसिडेंस में क्या लॉजिक है, पहले मैं सामने बोर्ड पे एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, फिर उसके बाद अपन उसे एक्सप्लेन करेंगे। अबॉर्शन के केसेस के लिए कहा गया, ऐसा इंडिकेशन बनाया, रेंज देना शुरू करा उसने, तो एक बार बोला 16 से 22 वीक, 0 से 16 वीक, परसेंटेज बता रहा है। देखते रहना क्या कमाल की बात हो रही है। यहां लिखा 25%, यहां मेंशन करा 75%।
थोड़ा सा वो आगे और डिटेल में गया इसके अंदर, और फिर एक बार कर डाले उसने दो टुकड़े कुछ इस प्रकार, 0 से 8, 8 से 16। ये प्रेगनेंसी के वीक को बता रहे हैं। यहां भी लिख देता हूं वीक, यहां भी मेंशन करता हूं वीक। आ जाता हूं परसेंटेज पे, तो परसेंटेज देखें, यहां अब की बार 75 और यहां अब की बार 25। एक बार इस इंसिडेंस को आप अपने लेवल पे जो बोर्ड पे मैंने प्रेजेंट करवाया है उसे देख लें। वो इसलिए देख लें क्योंकि अपना तीसरा एमसीक्यू अब यहां से बनने वाला है। यदि आप बराबर मेरे साथ गिन रहे हैं तो पहला एमसीक्यू अपने पास पैड काउंटिंग से भी था, उससे पहला एमसीक्यू मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रेगनेंसी लॉस था, अब ये एमसीक्यू इंसिडेंस से है। कहने का मीनिंग क्या है, तो ये ऐसी चीज बताई जा रही है, परिभाषा में आपने यूज लिया 22 वीक से पहले बच्चा गिरना अबॉर्शन। पहले मैंने दो कैटेगरी बनाई, 16 से पहले और 16 के बाद। 16 वीक से पहले और 16 वीक के बाद। 16 वीक से पहले 0 से 16, 16 वीक के बाद 16 से 22। तो यह कहा गया शुरुआत के समय में गड़बड़ ज्यादा होती है, और शुरुआत में संभल गए तो आगे भी आप संभल के ही रहेंगे। इसीलिए ज्यादा गड़बड़ होने की चांस कब बताई गई, शुरुआत में। तो वहां आपने देखा 0 से 16 में मैंने लिख दिया 75%। यदि क्वेश्चन ऐसा है तो कि ज्यादातर अबॉर्शन कब होते हैं, 0 से 16 या 16 से 22, तो आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि जितना समय पहले की बात करेगा उतना बीमारी होने की संभावना ज्यादा होगी। इसी आधार पे 0 से 16 का भी डिवीजन 2 में कर दिया, और वो क्या किया, 8 वीक से पहले और 8 से 16 में। 0 से 8, 8 से पहले और 8 से 16। अब की बार देख लो, 2 से में आए हैं, 0 से 8 और फिर 8 से 16। अब यहां दिमाग लगाओ कि जितना जल्दी की बात करोगे उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो जितना जल्दी वाला कौन आया, 0 से 8, इसीलिए वहां कितना लिखा हुआ है 75%, और 8 से 16 में 25। तो कहने का मतलब ये अनहोनी होने की संभावना ज्यादातर प्रेगनेंसी में किस समय होती है, तो बात करेंगे शुरुआत के समय में गड़बड़ होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि शुरुआत का समय वो होता है जो हमने पिछली सारे यूनिटों में पढ़ा है कि शुरुआत में नई नई स्ट्रक्चर बनती है, सबको बनाने के लिए एम्ब्रियोलॉजी बनती है, नई नया बेसिक प्लासेंटा बनता है, नया नया छोटा बच्चा बनता है। शुरुआत में सब काम सही हो गया तो फिर पूरे 9 महीने एकदम टकाटक निकलते हैं, लेकिन शुरुआत में गड़बड़ हुई तो बच्चे नहीं संभलते हैं। तो इस इंसिडेंस से बनने वाला एमसीक्यू कंफर्म है, जवाब आपको देना है, सामने कोई भी ऑप्शन अवेलेबल हो, जितना पहले वाली बात आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे करके जाना है। तो ये अपने पास अबॉर्शन का डेफिनेशन और इंसिडेंस। अब शुरू करेंगे आज के लेक्चर की सबसे दमदार चीज, जिसे पढ़ाने के लिए ही आज के लेक्चर का पूरा एक पर्पस लिया गया है, और वो है ईटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन होने का कारण, बच्चे गिरने का कारण। तो ईटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन बहुत बड़े ग्रुप के अंदर समझाई जाती है। यहां कोशिश की है आप लोगों को टू द पॉइंट इजी लैंग्वेज में समराइज करने की। उस कैटेगरी में मैंने ईटियोलॉजी को डिवाइड किया 2 ग्रुप में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी और सेकंड ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी 0 से 12 वीक, सेकंड ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी 12 वीक के बाद जब तक अबॉर्शन होते हैं 22 वीक तक। तो क्या क्या शामिल किए गए हैं इन 2 ग्रुप में, तो डिसाइड कर लें। हम भी ईटियोलॉजी 2 तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर। आते हैं अपन ईटियोलॉजी के अंदर। उस ईटियोलॉजी के अंदर भी जैसा मैंने ग्रुपिंग करा है, पहला पढ़ेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी, सामने आपके बोर्ड पर अवेलेबल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी।
अब पहले ट्राइमेस्टर का मतलब फिर वही बात 0 से 12 वीक, और 0 से 12 वीक का मतलब शुरुआत का समय, और शुरुआत के समय पे क्या क्या होता है तो उसको देखने के लिए बताता हूं यहां पे। इसमें सबसे पहले जिस कंटेंट को एक्सप्लेन किया गया है वो अपने पास कौन है, ये मैंने डाला नंबर 1 और लिखता हूं फिर मैं इसकी लैंग्वेज, उसका नाम है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फर्स्ट रैंक पे आने वाली चीज है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, गुणसूत्र विसंगति आप इसे कहेंगे, कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। यहां अटेंशन ये देना है कि हम सब जो इतने बड़े हो गए हैं, बेसिक यूनिट की आज भी बात करें तो ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल ही होती है। सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर मेन सोर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है और यहां से अब अपना नेक्स्ट सीक्वेंस का दमदार एमसीक्यू फिर बनता है, और वो क्या बनता है तो अभी सुनना। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी, लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, अबॉर्शन का परिवार खुलता जाएगा। दुनिया भर के नाम आप सुनने को मिलेंगे, देखेंगे, थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल, रिकरेंट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस, जो भी है मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना। संसार में, ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के अबॉर्शन का, किसी भी प्रकार के अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अबॉर्शन। किसी भी प्रकार के अबॉर्शन का मेन कारण क्या है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो ये लैंग्वेज लिखी जाए, क्यों ना लिखी जाए, बड़ी दमदार है, तो उस लैंग्वेज को अपन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसके नीचे? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनी अबॉर्शन। कोई भी टाइप आपके पास आ जाए और किसी भी टाइप का पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, तो आंसर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देना है। ये हमारे पास इससे बनने वाला एक एमसीक्यू था, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनी अबॉर्शन। आगे सुने, ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स भी बताए जाते हैं। कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनी अबॉर्शन क्या होता है? ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में अपन को ढूंढना है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, पर वो नहीं मिला तो और क्या मिल सकते हैं? तो उसके लिए पूरा सीक्वेंस है, देखें। गुणसूत्र पाए जाते हैं सारे की सारी सेल में, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बजाय इसे बोलते हैं कि गुणसूत्र खराब, मतलब आपकी कोशिका भी खराब। तो डिफेक्ट कौन सा बोल दिया मैंने? सेल्यूलर डिफेक्ट। एक बात। नंबर 2, सेल बनाने का काम प्रेगनेंसी में शुरुआत के समय में चलता है और वो समय कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी वाला। तो कोशिकाएं खराब तो शुरुआत में बनती है जायगोट, मोरूला, ब्लास्टूला, ये सब क्या थे? सेल 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 सेल। ये खराब मतलब एम्ब्रियोलॉजी खराब, इसीलिए एक नाम और एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट। सेल्यूलर डिफेक्ट को एक नाम और दे दिया एम्ब्रियोनिक डिफेक्ट। अब चलें, एम्ब्रियोलॉजी में बहुत सारी चीजें बनानी थी, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कोड, एम्नियोटिक कैविटी, फीटस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या थी? फीटस, जो मर रहा है। याद हो तो हमने फीटस नहीं बनाया था, हमने ये कहा था फीटस जिससे बनता है उसे बनाएंगे। फीटस बनता किससे है? जर्म लेयर से। तो कोशिका खराब, शुरुआत का समय खराब, तो शुरुआत में बनने वाली जर्म लेयर भी खराब। तो इसी को बोल सकते हैं एक बार फिर से जर्म लेयर डिफेक्ट। तो एक ही कर्मचारी के इतने नाम, और जर्म लेयर को ही कई बार बोल देते हैं जर्म प्लाज्मा डिफेक्ट। और अब आपको एक नाम और देंगे कि ये जो भी गड़बड़ हो रही है बच्चे के जन्म से पहले हो रही है, गुणसूत्र विसंगति जो होती है बाय बर्थ हो रही है, और बाय बर्थ जितनी बीमारियां होती हैं उनके लिए कॉमन टर्म होती है कंजेनाइटल एनोमलीज। तो मेरे कहने का पर्पस यह है दोस्तों
कि परीक्षा के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी यदि नहीं आए तो इन 5 पांडवों में से कोई ना कोई तो आपकी मदद करने के लिए आएगा ही। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा एक जैसे दिखने वाले 2 नाम एक साथ आ जाए। तो यहां पे क्लियर करें, एमसीक्यू बनता है तो इसके बारे में बोलना भी पड़ता है। एमसीक्यू बना कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मोस्ट कॉमन कॉज है किसी भी अबॉर्शन का, और इसे हम प्रेजेंट करते हैं इतने तरीकों से। अब क्रोमोसोमल जब एबनॉर्मलिटियां होती है तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के क्रोमोसोम है, ऑटोसोम है, एलोसोम है, फिर उनके अंदर बीमारियां होती है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ट्रिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। यहां भी एक लाइन बता देता हूं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कॉमनली कौन सी होती है, तो वो होती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मिलती है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। आपसे पूछ ले कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के भी अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, तो जवाब देने से घबराना नहीं, उसका जवाब आप नंबर देंगे 16 नंबर की ट्राइसोमी। तो ये अपने पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इटियोलॉजी का पहला इंपॉर्टेंट हथियार था जो आपको मैंने सुपुर्द कर दिया, मैदान में छोड़ दिया, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। आगे बढ़ते हैं अब अपने पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटियोलॉजी में और क्या क्या है। इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है, छोटा छोटा है, देखते हैं 1 बाय 1। तो हमारे पास लाते हैं सेकंड नंबर को, तो सेकंड नंबर मेंशन किया और सेकंड नंबर पे नाम लिख दिया कौन सा डिफेक्ट, एंडोक्राइनल। नथिंग ए बिग और मेजर इशू, जस्ट ए सिंपल लैंग्वेज, लिसन एंड मूव फॉरवर्ड। एंडोक्राइनल डिफेक्ट। इस एंडोक्राइनल डिफेक्ट के अंदर जनरल सी बातें, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी वाला हार्मोन कौन, प्रोजेस्टेरॉन। जो पढ़ा है मदद लें, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, और पहले ट्राइमेस्टर 12 वीक तक यह प्रोजेस्टेरॉन निकलता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। 12 वीक के बाद प्लासेंटा पूरा बन जाता है, वो रिलीज करता है, पर उससे पहले प्लासेंटा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। कार्पस ल्यूटियम नाम की स्ट्रक्चर बनती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और वो बनती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3rd फेज में। ये सारी चीज एक पिछली पढ़ाई को दोहराने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी के 12 वीक तक निकालने वाला प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम बनती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3rd फेज में। 3rd फेज का नाम सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। तो मान के चलें गड़बड़ शुरू से हो, गड़बड़ का नाम अवेलेबल ऑन द बोर्ड लिख के बताता हूं। गड़बड़ का नाम दिया LPD, फुल फॉर्म बोलना चाहूं तो फुल फॉर्म लिख देता हूं, L से ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ये अपने पास क्या कहा, आपकी साइकिल की ल्यूटियल फेज में गड़बड़ थी तो बनने वाली कार्पस ल्यूटियम में गड़बड़ होगी, तो निकलने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में गड़बड़ होगी, और जब इतनी गड़बड़ होगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा। इसलिए एक कारण। सेकंड वन आपको लेकर के चलें, एक बड़ा सिंपल सा है, मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन, और यदि किसी फीमेल को है इस हार्मोन की कमी या खराबी, बोले थायराइड एरर, तो नहीं मेंटेन हो सकती प्रेगनेंसी। तो एंडोक्राइनल डिफेक्ट में हल्की सी इंफॉर्मेशन बहुत प्रैक्टिकल होती जा रही है। प्रेगनेंसी जो प्लान होती है उससे पहले फीमेल का कंप्लीट एग्जामिनेशन में थायराइड एस्टिमेशन जरूर किया जाता है, जिससे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। इसके अलावा एक बहुत अच्छा ग्रुप है डिजीज कंडीशन का, उस ग्रुप को अपन बोलते हैं एक साथ टॉर्च। आपको पढ़ा दिया है मैंने एंटीनेटल के अंदर, और आप पढ़ेंगे कम्युनिटी में भी और पढ़ेंगे पीडियाट्रिक में भी कि यदि गर्भवती महिला को लग जाए टॉर्च का संक्रमण तो इसके संक्रामक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लासेंटा पार करके बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। हमने बताया भी था कि हमारा प्लेसेंटा टॉर्च वाले सारे शुक्राणु जीवाणुओं को रोक नहीं पाता, जिससे बच्चे में डिफेक्ट आने के चांस रहते हैं। टॉर्च का शामिल किया गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लास्ट वन एक और चीज है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, सुन लीजिए। एमसीक्यू के रिगार्डिंग तो नहीं है, पर नॉलेज भी होना जरूरी है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस ही है। नाम दिया अपला रिएक्शन।
इन तीनों से अभी कोई बड़ा एमसीक्यू बनता नहीं है। एमसीक्यू बनने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ईटियोलॉजी में क्रोमोसोम ही होता है, पर सामने एक नाम लिखा हुआ मैंने, अपला रिएक्शन। पहले तो मैं अपला की फुल फॉर्म बोल देता हूं आप लोगों को, फिर समझाऊंगा क्या चीज है ये। अपला की फुल फॉर्म एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ये है अपला। कहीं ना कहीं करेगी प्रेगनेंसी में घपला। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। अभी तक का रिसर्चर है कि किसी कंपटीशन एग्जाम ने इससे क्वेश्चन बनाया नहीं है, पर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन सुन लीजिए आप सभी जने। अपला टेस्ट होता है, अपला टेस्टिंग की मशीनें होती हैं। अपला एक ऑटो इम्यून सिस्टम जनरेट डिजीज कंडीशन है। क्या होता है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में मैटरनल इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट लिपिड। जैसा बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है, एंटी खिलाफ काम करेगी फॉस्फोलिपिड के, ऐसी एंटीबॉडी। प्रेग्नेंट मदर की बॉडी ने ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप कर ली जो उसी के शरीर में मिल रहे लिपिड के अगेंस्ट काम करेगी। और काम क्या करेगी? काम करती है वो ब्रेकडाउन, काम करेगी वो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। इस एंटीबॉडी ने क्या किया? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। अब इससे आगे समझाऊं। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, हमारी बॉडी में लिपिड हाई एनर्जी सोर्स है और वो स्टोर होता है, और यहां पे लिपिड को ब्रेक किया जा रहा है, और ब्रेक कर करके सर्कुलेशन में उसे रिलीज किया जा रहा है। कुल मिलाकर के फीमेल की बॉडी में जो फैट है, जो टोटल लिपिड प्रोफाइल है, वो ब्रेक होके ब्लड में सर्कुलेट हो रही है। और आप खुद सोचें, जब ब्लड में स्टीरॉयड, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में लिपिड लेवल ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है ब्लॉकेज का। तो ये लिपिड से क्या डेवलप हो जाता है? ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स। ये काम शुरू हुआ भाई, चलो ये भी मान लिया। अब ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स पूरे शरीर में हो सकता है, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक असर पड़ता है प्लासेंटा पे। क्यों? जाने सामने कि ब्लड में घूम रहे फैट से पूरे शरीर में मिलने वाली वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पर सर्वाधिक असर पड़ रहा है किसके ऊपर? प्लासेंटा पे। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में प्लासेंटा ने नई पतली 120 से 200 स्पाइरल आर्टरीज बनाई हैं। तो असर ज्यादा किस पे पड़ेगा? जो नई है और कमजोर है। होने को पूरे शरीर पे असर पड़ना चाहिए, पर पूरा शरीर तो विधाता ने 25 साल पहले बना दिया था। पर प्लासेंटा वाली जो नई पतली 120 से 200 स्पाइरल आर्टरी हैं, उन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। परिणाम आएगा वहां ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और वहीं सप्लाई नहीं होगी तो बच्चा कैसा पलेगा? इस कंडीशन को बोलते हैं प्लासेंटल थ्रोम्बोसिस। प्लासेंटल थ्रोम्बोसिस। तो ये एक एंड रिजल्ट है इस होने वाली अपला वाली रिएक्शन का, जो आपको सामने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया गया। अभी तक एमसीक्यू बना नहीं है, पर बन सकता है। और यहां पे अपन पॉज करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी को। जैसा सिखाया, आज के लेक्चर का सबसे बड़ा मोटिव है ईटियोलॉजी पढ़ना, और उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ रहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी, जिसमें आपको मैक्सिमम बोला गया सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। एमसीक्यू भी बनता है कि ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के अबॉर्शन का यह मुख्य कारण होता है, और फिर इसके इतने सारे नाम है। उसके बाद 2-3-4 इंफॉर्मेशन और भी है, पर एमसीक्यू लायक नहीं है, नॉलेज लेवल की है। एंडोक्राइनल, टॉर्च का संक्रमण, अपला, टॉर्च एक्सप्लेन हो चुका है एंटीनेटल पीरियड में, रुबेला टाइटर वाली सारी बातें, और आज आपको सामने है अपला। अब अपन आगे बढ़ेंगे अगले ट्राइमेस्टर की ईटियोलॉजी में, कि सेकंड ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी के अंदर भी और क्या इंक्लूड किया गया है। आते हैं 1 बाय 1। तो अब हमारे पास सामने बोर्ड पे है सेकंड ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी। इसमें इंक्लूड करते हैं क्या क्या है। तो यहां पे
फर्स्ट नंबर लेके आ जाएं, फर्स्ट नंबर, तो उसमें बोलेंगे एनाटॉमिकल डिफेक्ट। फर्स्ट में शामिल किए गए एनाटॉमिकल डिफेक्ट, और इन एनाटॉमिकल डिफेक्ट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग 3-4 डिफेक्ट के नाम आने वाले। सेकेंड ट्राइमेस्टर ईटियोलॉजी, एनाटॉमिकल डिफेक्ट, और जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हैं वो काफी इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, उन्हें अपन ABCDE करके लिखते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले जो आने वाला है अपने पास वो आ गया नंबर A, और नाम दिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। एनाटॉमिकल डिफेक्ट में फर्स्ट जो अपने पास आ रहा है वो अपने पास कंडीशन है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, नाम बोर्ड पे अवेलेबल। क्या चीज है ये, उसको सुने। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, सिंपल सा मीनिंग सुन के जाएं। मतलब है सर्वाइकल ओस का ओपन हो जाना, सर्वाइकल ओस ओपन हो जाना। सर्वाइकल ओस को लेकर के टेंडेंसी है कि नॉर्मली ये क्लोज रहते हैं, और 9 मंथ की प्रेगनेंसी में भी ये क्लोज रहने चाहिए। सर्वाइकल ओस को बोलते हैं बच्चेदानी का मुंह। सिंपल सी बात है, यूटेराइन कैविटी बच्चेदानी, बाहर निकलने का रास्ता सर्विक्स, और वो बंद रहना चाहिए जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकालना। वो सिर्फ ओपन होता है लेबर में, तो सर्विक्स का ओस क्लोज रहना चाहिए। पर यदि वो ओपन हो जाए तो नाम है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, ऐसा क्यों? तो लॉजिक सुने। पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया है, याद करवा रहा हूं। 12 वीक के बाद ही प्लासेंटा डेवलपमेंट और एमनियोटिक फ्लूइड डेवलपमेंट से बच्चे का ग्रोथ होना शुरू होती है। 12 वीक के बाद ही बच्चे का आकार बढ़ेगा, और बड़े आकार का बच्चा ही सर्विक्स पे जोर डालेगा। हालांकि सर्विक्स पे इस जोर को सहन करने के लिए म्यूकस प्लग बनता है, जो लैडेन साइन में अपन ने पढ़ा है। पर यदि ऐसा हो सर्वाइकल म्यूकस का प्लग नहीं बने तो सारा जोर सर्विक्स पे लगेगा और ओस खुलेगा, और ओस खुलेगा तो बच्चा निकलेगा। एक बहुत सिंपल सी कंडीशन है, मुंह खुला बच्चा बाहर, मुंह बंद बच्चा अंदर। मुंह खुला बच्चा बाहर, मुंह बंद बच्चा अंदर। तो बड़े ज्ञानियों ने भी कहा है कि हर समय अपने मुंह को खोलना जायज नहीं है, गड़बड़ हो सकती है। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का बड़ा ही सिंपल 1 लाइनर मीनिंग यदि आपको बताना हो तो मीनिंग क्या बताएंगे? ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल ओस। और ये ओपनिंग क्यों हो गई उसका कारण भी बताएं तो फीटल प्रेशर। नॉर्मल के लिए क्या बोलेंगे? नॉर्मल के लिए ये बोलेंगे फीटल प्रेशर को झेलने के लिए म्यूकस प्लग होता है। फीटल प्रेशर झेलने के लिए म्यूकस प्लग होता है, लेकिन यदि म्यूकस प्लग नहीं हो तो वहां पे फीटल प्रेशर से सर्विक्स का मुंह खुल सकता है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे भी अपन एक अबॉर्शन के टाइप में। आइए नाम लें, वक्त हो चला है एक और एमसीक्यू बताने का, तो यहां पे अपन हाईलाइट करके मार्क करते हैं। बता भैया, एक और एमसीक्यू बता, क्या बताना चाहते हो? तो एमसीक्यू की लैंग्वेज क्या आने वाली है, अब गौर करेंगे। ये जो अपने पास सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी है, पर्टिकुलर सिर्फ यही एक मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा रिकरेंट अबॉर्शन का। अबॉर्शन के क्लासिफिकेशन में जब आप पढ़ेंगे दुनिया भर के अबॉर्शन, थ्रेटेंड, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, सेप्टिक, मिस, रिकरेंट, तो वहां जो रिकरेंट आएगा, हैबिचुअल अबॉर्शन जो आएगा, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी मोस्ट कॉमन कॉज माना जाएगा रिकरेंट अबॉर्शन का। तो 2 कॉज वाले सवाल हो गए। पहली बात, ब्रह्मांड में कोई भी अबॉर्शन हो जाए उसका कॉज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, और पर्टिकुलर बात करें अपन
रिकरेंट अबॉर्शन की, तो उसका कारण सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इटियोलॉजी, पहली बीमारी एनाटॉमिकल डिफेक्ट, पहला डिफेक्ट का नाम सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। क्या मतलब है? ओस का खुल जाना, क्यों खुल गए? बच्चे के दबाव से। क्या कारण है? रिकरेंट अबॉर्शन का। इसका चित्रावली प्रदर्शन में आपके सामने कर देता हूं, देख लीजिए। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जहां फोकस करवाऊं वहीं करना, और कहीं कर लिया तो गड़बड़ के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इसे बोलते हैं नॉर्मल जिंदगी, और इसे मेंटोस नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे बीमारी वाली जिंदगी। नॉर्मल के अंदर देखो, ये म्यूकस प्लग, सर्विक्स के बीच में सफेद सफेद क्या है? तो सर्विक्स के बीच में सफेद सफेद म्यूकस प्लग है, नॉर्मली होता है। बच्चे का प्रेशर झेलता है, सर्विक्स पे नहीं पड़ने देता, और मुंह बंद, जब तक मुंह बंद बच्चा अंदर। इनकॉम्पिटेंट में देखो, यहां पे सफेदी नहीं है, कहां गई? नहीं बना, तो म्यूकस प्लग नहीं है, तो सर्विक्स का ओस, ये रास्ता खुला है, और खुला है तो ये बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाया गया है, आप उसे गौर देख लीजिए, जो रिलेट करता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी को। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी था हमारा पहला डिफेक्ट, आप गौर फरमाएं। नंबर डाला हुआ है ए। अब आते हैं नंबर बी पे, तो अगला डिफेक्ट कौन सा पढ़ेंगे उसे देख लेते हैं। तो अपन आ गए अब नंबर बी पे। नंबर बी के लिए नाम लिखता हूं मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट। ए के बाद बी, इनकम्पिटेंसी के बाद अब ये मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट। क्या कंडीशन है देखते हैं। मुलेरियन डक्ट, जिससे जेनाइटल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, उससे संबंधित प्रॉब्लम है। काफी सारी कंडीशन इसके अंदर आती है, आर्कुएट, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, सेप्टेट, कई सारे नाम। पर रिसेंट भोपाल 2018 में यहां से एमसीक्यू बना था, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं, वो था आर्कुएट यूट्रस। मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट के अंदर आर्कुएट यूट्रस से एमसीक्यू बना हुआ है, आपको प्रेजेंट करता हूं। भोपाल 2018 का क्वेश्चन था, डायग्रामेटिक भी प्रेजेंट करके बताया गया था, नाम दिया गया था आर्कुएट यूट्रस। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा अभी, मीनिंग क्या है पहले वो समझ जाएं। आर्कुएट यूट्रस में क्या होता है, जो अपना यूट्रस का अपर मोस्ट फंडल वाला पोर्शन है, फंडस वाला जो ऊपर मिलता है, फेमस ही क्यों है? वो एलिवेट होता है। तो वो जिसके लिए फेमस है उसका अपोजिट बोल दो, एलिवेट होता है, क्या हो जाए? डिप्रेशन। सिर्फ इतनी सी लाइन, व्हाट इज आर्कुएट यूट्रस? वन लाइनर आंसर, इट इज फंडल डिप्रेशन। होने को 5-6 नाम और होते हैं, पर हमें अटेंशन फोकस करना है उसी पे जो बनाए सवाल, और इसने बनाया था सवाल कहां तो दिखाता हूं। आप बोलेंगे एम्स भोपाल 2018 के अंदर यह सवाल बनाया था। हमारे बहुत से प्यारे प्यारे विद्यार्थी वहां पे काम कर रहे हैं कि आर्कुएट यूट्रस का मीनिंग क्या है, फंडल डिप्रेशन। प्रेजेंटेशन इसका देखना चाहें तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। कहीं कंसंट्रेट ना करें फंडस के अलावा, सिर्फ फंडस को देखने जाएं अपन, तो गौर करवाता हूं फंडस में क्या मिल रहा है। नॉर्मल यूट्रस की कंडीशन देखें, ये एलिवेट फंडस है, और यहां देखें तो चांद उल्टा पड़ गया, डिप्रेस हो गया। ये डिप्रेस और वो एलिवेट, ये नॉर्मल यूट्रस और ये आर्कुएट यूट्रस। यहीं से सवाल था, इस पर फोकस करना है। हालांकि आर्कुएट के अलावा बहुत सारे चित्रावली बोर्ड पे अवेलेबल है, जिसमें अलग अलग कंडीशन बता रखी है, गौर से देखें। एक तो अपना आर्कुएट ये रहा, सिर्फ डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। अब आगे यूट्रस, कैविटी, सर्विक्स, 2 फैलोपियन ट्यूब, उसे देखें। यदि एक तरफ ही डायवर्जन हो, ओनली वन साइड, तो उसे बोल रहे हैं अपन यूनिकॉर्नुएट। यदि वो डायवर्जन ऐसा हो गया इस प्रकार से, तो नाम दे दिया उसे बाइकॉर्नुएट। आगे बात करें बाइकॉर्नुएट और सेप्टेट को बड़े ध्यान से देखें। वहां पे
फंडस भी इस प्रकार पूरा डिवाइड हुआ है, और जबकि यहां पे ये अलग कैटेगरी है। सेप्टेट को बताता है, बाइकॉर्नुएट सेप्टेट, और ये पूरी तरह अलग हो जाए, बीच में से मामला ही खत्म, तू तेरे तू मेरे, तो नाम है डाइडल्फाइस। होने को चित्रावली माहौल बहुत बनाया जा सकता है, पर उस पर ज्यादा फोकस करें। जो एग्जाम के अंदर एमसीक्यू प्रेजेंट कर रहा था वो आपके सामने है, आर्कुवेट यूट्रस। ये अपने पास बी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जहां पे डिसऑर्डर है मुलेरियन डक्ट एजेनेसिस। एक बार फिर फोकस करवाना चाहूं तो अपन पढ़ रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की इटियोलॉजी। एनाटॉमिकल डिफेक्ट, नंबर ए सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, मुंह खुल गया। नंबर बी मुलेरियन डक्ट फंडस डिप्रेस हो गया। और अब बात करते हैं अपन नंबर सी, और हमारे पास क्या है, तो नंबर सी में अपने पास जो अवेलेबल है उसका नाम अब ले लेते हैं। उस नंबर सी में इंक्लूड होगा हमारे पास यूटेराइन अडहेशंस। यूटेराइन अडहेशंस नंबर सी, इसमें भी इंफॉर्मेशन है। अडहेशंस का मतलब क्या होता है? चिपक जाना। यूट्रस पूरा मस्कुलर ऑर्गन, अंदर कैविटी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम निकालती है म्यूकस। तो उस म्यूकस से कोई मटेरियल चिपक जाए, क्या कहलाएगा? अडहेशन। एग्जाम्पल 1 by 1 आपको बताऊं, ये कोई कैविटी है और यहां पे ये कोई मटेरियल स्टिक हो गया, चिपक गया। सिंपल नाम देंगे यूटेराइन अडहेशन। किसी भी मटेरियल का दीवार पे चिपक जाना, स्टिक हो जाना। हमें क्या नुकसान है? अबॉर्शन कैसे करेगा? वो क्या तकलीफ है? सुनने वाली बात कि ये चिपक गया, शुरुआत में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 12 वीक के बाद पूरा प्लासेंटा बना, 12 वीक के बाद कंप्लीट प्लासेंटा यहां बना, तो उसे पता चला कि जिस दीवार से मैं न्यूट्रिशन लेने वाला हूं वहां पे कोई और चिपक के बैठा हुआ है। अरे जालिमो, जो आपकी जगह हो उस जगह पे कोई और कब्जा मारने आ जाए तो कैसा फील होता है बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये जगह थी प्लासेंटा की, और इसे भी याद आएगी 12 वीक के बाद कि मुझे यहां से न्यूट्रिशन लेना था, पर वहां और कोई चिपक गया तो न्यूट्रिशन लेगा कैसे? और 12 वीक के बाद पता चलेगा, इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में क्लासिफाइड है ये, और न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा तो वहां पे सर्वाइवल नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, ये इक्के दुक्के दिखें तो अडहेशन है, लेकिन ग्रुप ऑफ अडहेशन, दुनिया भर के अडहेशन हो जाएं, जैसे मैं तो यहां भी चिपकूंगा, मैं तो इधर भी चिपकेंगे, हम यहां भी चिपकेंगे, इधर भी चिपकेंगे, और आपस में भी लगे रहेंगे, ऐसी बात हो जाए, ग्रुप ऑफ अडहेशन हो जाए, दुनिया भर के चिपकने वाली बात आ जाए, तो ऐसा खतरनाक डॉन कहलाता है जोधपुर जेल में बंद कर्मचारी। कोई हो समर्थक तो बुरा मत मानना प्लीज। नाम आशरमान सिंड्रोम। आशरमान सिंड्रोम, आश्रम पे बिल्कुल मत जाना, मैं आशरमान सिंड्रोम की बात कर रहा हूं। आशरमान सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसकी लैंग्वेज आप बोलेंगे, क्या लैंग्वेज है भैया? इट इज ग्रुप ऑफ अडहेशन। और इतना चिपक गया कि उसने प्लासेंटा को चिपकने के लिए नहीं जगह छोड़ी। आशरमान सिंड्रोम में इतना मेटल स्टिक हो गया कि नॉर्मल प्लासेंटा इंप्लांटेशन और न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं छोड़ा, तो वहां फीटस सर्वाइव नहीं हो पाया। तो अडहेशन, मटेरियल चिपकना और बहुत सारा चिपक जाए तो आशरमान सिंड्रोम। एक बात, इस आश्रमण सिंड्रोम को भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहूं तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। इसे बोलते हैं नॉर्मल जिंदगी और इसे बोलते हैं चिपका चिपकी जिंदगी। दोनों में देख लीजिए, नॉर्मली ये दोनों दीवारें आपस में दूर दूर है, चिपकी भी नहीं है, पर यहां पे ऐसा लग रहा है बबलगम खा के थूके लगा दी हो। तो पूरा आपस में यूट्रस चिपक गया, तो वो आपस में चिपकेगा तो बच्चे को कैसे रखेगा? कंडीशन क्या लिखी हुई है? आश्रमान सिंड्रोम। यहां पे एक टर्म और बता दूं मैं आपको, इससे लिंक होती है। टर्म अपने पास है सिनेकी, जिसके जो मन आए वैसा उच्चारण करें।
कोई बोलेंगे सिनकियाई, कोई बोलेगा सींचियाई, पर सिंपल नाम है सिनेकी, यूटेराइन सिनेकी। सिनेकी क्या कंडीशन है? श्रिंकेज ऑफ ब्लड वेसल। सिनेकी श्रिंक, सिनेकी श्रिंक, श्रिंकेज ऑफ ब्लड वेसल से बताया जाता है। तो यहां पे आपको बताऊं तो कौन सी वेसल श्रिंक हो गई? तो श्रिंक वही हुई जो नहीं बनी, श्रिंकेज ऑफ वेसल। प्लासेंटा के पास बहुत बार बताया बनने वाली नई वेसल कौन सी थी? स्पाइरल आर्टरी। नंबर कितने थे? 120 से 200। वो श्रिंक हो गई तो ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी, तो ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो सब वहां पे फीटस सर्वाइवल नहीं है। तो ये सारे वो कारण हैं जहां से आपकी कंप्लीट ईटियोलॉजी को एक्सप्लेन किया जाता था। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का फर्स्ट कॉज था जिसमें 3 खिलाड़ी थे। पहला कॉज था एनाटॉमिकल डिफेक्ट, 3 खिलाड़ी, पहला सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, दूसरा मुलेरियन, तीसरा अडहेशन। बात करें पूरे एनाटॉमिकल डिफेक्ट के बाद अगले कर्मचारी की, तो एक के बाद देता हूं नंबर 2, और 2 में कुछ खास नहीं है। 2 में अपन सिर्फ एक नाम लिखेंगे, मैटरनल सिस्टेमिक डिजीज। मैटरनल सिस्टेमिक डिजीज मतलब यदि मदर को किसी भी वाइटल ऑर्गन से संबंधित पहले से कोई बीमारी चल रही है तो अबॉर्शन वहां पे होता है। बस इतने ही इंपॉर्टेंट अबॉर्शन के टाइप नहीं, कारण बताए जाते हैं। इसके बाद अलग से कैटेगरी जो बन जाती है, आप उसे बोल सकते हैं अदर। अदर का मतलब है क्योंकि अब नहीं मचेगी कोई भी गदर, अपने पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बड़ी बेसिक सी सवाल बनने वाले ईटियोलॉजी से अब बन चुके। अदर का मतलब छोटे मोटे कई सारे बहुत कारण, जिनमें शामिल है किसी भी ड्रग का, रेडिएशन का, कीमोथेरेपी का इफेक्ट। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ड्रग, रेडिएशन, कीमो का इफेक्ट। इसके अलावा बात करूं बैड हैबिट की, स्मोकिंग, टोबैको, वो शामिल कर लेते हैं। तो ये लिख दिया आपने स्मोकिंग, टोबैको, मतलब अदर है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके अलावा बात करें एक बहुत ही कॉमन कंडीशन, किसी भी समय हो सकता है ये ट्रॉमा, या बात करें ब्लड ग्रुप डिसऑर्डर की, नाम दे दिया RH ABO इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये कुछ ऐसे कारण लिखे गए हैं जो अदर्स कैटेगरी के हैं। अदर्स कैटेगरी इतना वेटेज नहीं डालती है। तो आज के लेक्चर का जो मैंने बीच में बताया था सबसे बड़ा पर्पस होने वाला था एटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन, वो यहां पे खत्म किया गया। अबॉर्शन सेगमेंट में सबसे पहले जो डिस्कस किया गया एटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन, वो सेगमेंट हमने यहां खत्म किया है। नेक्स्ट सेगमेंट में अगले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन होगा अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन, जो बहुत सारे टाइप्स हैं उनकी डिटेल स्टडी। फिलहाल आज के लेक्चर में आपने अभी तक क्या देखा उस कंप्लीट पिक्चर को समराइज कर दीजिए। हमारी शुरुआत हो चुकी है एक नई सुबह की। सुबह का नाम है OBG में प्रेग्नेंट मदर की बीमारियों में फर्स्ट डिजीज कंडीशन थी अर्ली हेमरेज। अर्ली का मतलब है 22 वीक वायबिलिटी से पहले वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। शामिल होने वाले कर्मचारी 3, धमाके मचाने वाला अबॉर्शन। पहला MCQ ये रहा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, फर्स्ट MCQ। फिर कहा इन तीनों कंडीशन में करने वाले 2 इंटरवेंशन। दूसरा MCQ बेसिक इंटरवेंशन है ब्लीडिंग असेस करना पैड काउंटिंग करके। आगे आ गए अबॉर्शन पढ़ने के लिए डेफिनेशन और इंसिडेंस के साथ। इंसिडेंस से सवाल बनता है कि मैक्सिमम अबॉर्शन कब होता है, तो समय जितना पहले मृत्यु दर उतनी ज्यादा। बढ़ते हैं अपन आगे। उसके बाद बताया आपको डिटेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर एटियोलॉजी। फिर सवाल आ गया ब्रह्मांड के किसी भी अबॉर्शन का मेन कारण क्या है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन दी, MCQ नहीं बनता था। सेकंड ट्राइमेस्टर पे आए एनाटॉमिकल डिफेक्ट, 3 डिफेक्ट है। सर्विक्स का ओस खुला तो इनकम्पिटेंसी, चित्रकला प्रदर्शन, मुलेरियन डक्ट धस गई तो आर्कुएट यूट्रस, फिर चित्रकला प्रदर्शन, और उसके बाद में अपने पास लास्ट वन कंडीशन अडहेशन सिंड्रोम आशरमान, इसका भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और लास्ट वन अदर इंफॉर्मेशन। सो
ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अबॉर्शन एटोलॉजी, जो आज के लेक्चर का मेन मोटो था। मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले लेक्चर में नई सुबह अबॉर्शन के सेकंड पार्ट में, जहां डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।